हेलो स्टूडेंट्स, जेसीईआरटी के डीजी स्कूल में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं राजीव रंजन और आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे स्थैतिक घर्षण और सर्पी घर्षण के बारे में। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर रखी होती है और उस रखी हुई वस्तु को हम गतिशील बनाने के लिए एक बल आरोपित करते हैं। मान लिया जाए कि कोई वस्तु है जो किसी दूसरी वस्तु की सतह पर रखी हुई है और इस वस्तु को हम गतिशील करने के लिए, गति में लाने के लिए एक बल हम आरोपित यहाँ पर करते हैं। तो क्या होता है, ऐसी स्थिति में एक विपरीत बल यहाँ पर कार्यरत होता है जो इस बल का विरोध करता है और इस विपरीत बल को ही हम घर्षण बल कहते हैं। इस विपरीत बल को हम घर्षण बल कहते हैं जो दोनों वस्तुओं का जो संपर्कित पृष्ठ है वहां पर कार्यरत होता है। तो ये हम लोग पहले से जानते हैं और इसलिए हम लोग घर्षण को परिभाषित कर सकते हैं कि जब कोई बल किसी दूसरी वस्तु की सतह पर अवस्थित वस्तु को गति प्रदान करने के लिए लगाई जाती है तो उस बल के विपरीत लगने वाले बल को घर्षण कहा जाता है। घर्षण बल हमेशा आरोपित बल का विरोध करती है और यह गति का, सापेक्षिक गति का भी वह विरोध करती है और यह तब कार्यरत होता है जब दो वस्तु एक दूसरे के संपर्क में होती है। तो ये है घर्षण या घर्षण बल। अब घर्षण बल के कितने प्रकार हैं? तो घर्षण बल को मुख्यतः हम दो प्रकार में बांट सकते हैं। यदि हम घर्षण की बात करें तो इस घर्षण को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक हो जाएगा स्थैतिक घर्षण, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्थैतिक घर्षण, और दूसरा हो जाएगा गतिक घर्षण, गतिक घर्षण। यदि हम घर्षण बल की बात करें तो इसे हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं, एक स्थैतिक घर्षण और दूसरा गतिक घर्षण। तो यहाँ पर हम स्थैतिक घर्षण के बारे में जानेंगे और गतिक घर्षण के एक रूप सर्पी घर्षण के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। इस तरह से गतिक घर्षण के यूं तो दो भाग होते हैं, सर्पी घर्षण और लोटनी घर्षण, लेकिन यहाँ पर हम गतिक घर्षण के अंतर्गत सर्पी घर्षण के बारे में बात करेंगे। तो घर्षण को हम दो भागों में या दो प्रकार में बांट सकते हैं, स्थैतिक घर्षण और सर्पी घर्षण। अब हम जानेंगे कि स्थैतिक घर्षण क्या है। तो बच्चों, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है कि किसी सतह के ऊपर कोई वस्तु रखी हुई है। यह वस्तु अभी विराम की अवस्था में है। यह वस्तु जो है यह विराम की अवस्था में है और इस पर हमारे द्वारा एक बल आरोपित किया जाता है। तो जब यह बल आरोपित किया जाएगा तो उस समय क्या होगा, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर रखी होती है तो दोनों वस्तुओं के पृष्ठ पर बहुत सारी अनियमितताएं होती है। ये अनियमितताएं उठाव और गड्ढे के रूप में होती है। तो ये अनियमितता क्या होती है कि दोनों इसके उठाव और गड्ढे एक दूसरे में धंस जाते हैं, जिसके कारण कि यहाँ पर घर्षण बल कार्यरत होता है। अब जब इस बल को हम इस पर आरोपित करते हैं कि यह वस्तु गति में आ जाए तो इसके लिए क्या होगा, ये जो अनियमितताएं जो एक दूसरे पर धंस गई है जिसके कारण कि इंटरलॉकिंग बनता है, अंतःबंधन बनता है, तो इस अंतःबंधन को समाप्त करना जरूरी है। जब तक यह अंतःबंधन समाप्त नहीं होगा तब तक यह वस्तु जो है गति पर नहीं आएगी। तो इस वस्तु को गति में लाने के लिए हमें इतने बल की आवश्यकता होती है ताकि यह अंतःबंधन जो है यानी यह जो घर्षण है वह समाप्त हो सके। तो यह जो बल है, यह बात याद रखने की बात है कि यह जो बल है उस समय का बल, जब तक वस्तु गति में आ नहीं जाती है, जब तक वस्तु गति में आ नहीं जाती है। कहने का मतलब है कि अब बल को यदि हम और अधिक बढ़ाएंगे तो वो वस्तु गति में आ जाएगी, लेकिन गति में आने के पहले जो लगाया गया बल होता है वही बल स्थैतिक घर्षण की माप होती है। तो स्थैतिक घर्षण को हम कह सकते हैं कि किसी रुकी हुई वस्तु को विराम से गति की अवस्था में लाने के लिए घर्षण को समाप्त करने तक लगाया जाने वाला बल स्थैतिक घर्षण की माप होती है। कोई वस्तु है जो किसी दूसरे वस्तु के ऊपर रखी हुई है और यह वस्तु अभी विराम की अवस्था में है, इस पर हम एक बल आरोपित करते हैं
जब हम बल आरोपित करेंगे और जैसे ही यह वस्तु दूसरे वस्तु की सतह पर रखी हुई है तो दोनों वस्तुओं के पृष्ठ की अनियमितता जो होगी वह एक दूसरे पर धंस जाएगी और अंतः बंधन इंटरलॉकिंग बनाएगी। ये इंटरलॉकिंग बनेगा और ये बल हमको तब तक आरोपित करना होगा जब तक ये इंटरलॉकिंग अंतः बंधन यह समाप्त नहीं हो जाता है। तो इस अंतः बंधन को समाप्त करना होगा और तब यह वस्तु गति में आएगी। तो इस अंतः बंधन को समाप्त करने के लिए जो बल लगाया जाता है, यानी वस्तु गति में आई नहीं है, गति में आने के पहले जो बल लगाई जाती है वही बल स्थैतिक घर्षण की माप होती है। और स्थैतिक बल घर्षण उस समय कार्यरत होता है जब वस्तु विराम की अवस्था में होती है। इस चीज को अच्छी तरह से याद रखना है कि स्थैतिक घर्षण की माप उसी समय ली जाएगी या स्थैतिक घर्षण उसी समय कार्यरत होता है जब वस्तु विराम की अवस्था में होती है। अब दूसरी स्थिति क्या होगी, जब हम बल को बढ़ाते जाएंगे तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि यह इंटरलॉकिंग जो है, अंतः बंधन जो है, यह समाप्त हो जाएगी। यदि बल को हम बढ़ाते जाएंगे तो यह अंतः बंधन जो है वह समाप्त हो जाएगी, यानी हमारा बल इतना हो जाएगा कि वह इस घर्षण बल को ओवरकम कर ले, यानी घर्षण बल को पार कर जाए। तो हमारा आरोपित बल जैसे ही घर्षण बल को पार करेगा वैसे ही क्या होगा, इस वस्तु में गति आ जाएगी। और जब वस्तु में गति आ जाएगी तो फिर क्या होगा, उस गतिशील वस्तु के उस चाल को बनाए रखने के लिए हम जो उस पर बल लगाएंगे वह बल सर्पी घर्षण की माप होती है। यानी सर्पी घर्षण उस समय कार्यरत होता है जब वस्तु गति की अवस्था में होती है। स्थैतिक घर्षण विराम की अवस्था में कार्यरत होता है, विराम की अवस्था में, और ये जो सर्पी घर्षण है यह गति की अवस्था में कार्यरत होता है। दोनों में यह एक अंतर है कि स्थैतिक घर्षण, स्टैटिक फ्रिक्शन विराम की अवस्था में कार्यरत होता है और सर्पी घर्षण, स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वह गति की अवस्था में कार्यरत होता है। और अब यहाँ पर हम एक चीज देख सकते हैं कि स्थैतिक घर्षण उस समय कार्यरत होता है जब अंतः बंधन समाप्त नहीं होता है। क्योंकि अंतः बंधन जो ही समाप्त होगा वस्तु गति में आ जाएगी। अंतः बंधन समाप्त नहीं होता है और इसमें हमें बल को लगातार बढ़ाते रहना पड़ता है। लेकिन सर्पी घर्षण उसमें कार्यरत होती है जब यह अंतः बंधन समाप्त हो जाता है। तो जब अंतः बंधन समाप्त हो गया, यानी वस्तु गति की अवस्था में आ गई, वस्तु चलने लगी, वस्तु में गति आ गया, तो उस समय क्या होगा, वस्तु की जो अनियमितता है या जो संपर्क बिंदु है उसको उतना पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है कि वह फर्श की सतह पर धंस सके या फर्श की सतह के अनियमितताओं में फंस सके, या कह सकते हैं कि फर्श की सतह का जो संपर्क बिंदु है उसमें वस्तु का जो संपर्क बिंदु है वह धंस सके या इंटरलॉकिंग बना सके या अंतः बंधन बना सके, इतना पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है। इस कारण जब अंतः बंधन बनाने का पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है तो इसका मतलब निश्चित है कि यहाँ पर जो हम बल लगाते हैं वह स्थैतिक घर्षण की अवस्था में लगाए गए बल से कम होता है। और जब ऐसी बात होगी तो सर्पी घर्षण का मान हमेशा स्थैतिक घर्षण से कम होगा। सर्पी घर्षण का मान जो है हमेशा स्थैतिक घर्षण से हमेशा कम होगा। यानी हम कह सकते हैं कि स्थैतिक घर्षण जो है वह हमेशा सर्पी घर्षण से बड़ा होगा, क्योंकि सर्पी घर्षण की स्थिति में क्या होता है, वस्तु गति की अवस्था में आ जाती है और जैसे ही वस्तु गति की अवस्था में आ गई तो वस्तु की जो अनियमितता है, जो संपर्क पृष्ठ में वस्तु की जो अनियमितता है वह सतह पर या फर्श की सतह पर जो अनियमितता है संपर्कित पृष्ठ का, उस पर वह धंस नहीं पाता है और धंस नहीं पाने के कारण क्या होता है कि इंटरलॉकिंग या अंतः बंधन जो है काफी कमजोर हो जाता है। और ऐसी स्थिति में यह जो आरोपित बल है, यह आरोपित बल मतलब वस्तु की गतिशील अवस्था को उसी चाल से गतिशील बनाए रखने के लिए जो बल लगाया जाता है वह बल जो है वह हमेशा स्थैतिक घर्षण की स्थिति में लगाए गए बल से कम होता है। और जब यह आरोपित बल कम होता है तो सर्पी घर्षण जो होता है वह स्थैतिक घर्षण से कम होता है। तो इस तरह से हम दोनों की परिभाषा कर सकते हैं कि किसी रुकी हुई वस्तु को विराम से गति की अवस्था में लाने के लिए घर्षण को समाप्त करने तक लगाया जाने वाला बल स्थैतिक घर्षण की माप होती है,
जबकि किसी गतिशील वस्तु को उसी चाल से गतिशील बनाए रखने के लिए आवश्यक बल सर्पी घर्षण की माप होती है। स्थैतिक घर्षण उस समय कार्यरत होता है जब वस्तु विराम की अवस्था में होती है, जबकि सर्पी घर्षण उस समय कार्यरत होता है जब वस्तु गति की अवस्था में होती है। सर्पी घर्षण की स्थिति में चूंकि वस्तु गति की अवस्था में होती है, इसलिए जो वस्तु का जो संपर्क पृष्ठ की अनियमितताएं होती है वह फर्श की सतह की अनियमितताओं में धंस नहीं पाती है, उसको धंसने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है। इसलिए सर्पी घर्षण हमेशा स्थैतिक घर्षण से कम होता है और स्थैतिक घर्षण सर्पी घर्षण से बड़ा होता है या ज्यादा होता है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने स्थैतिक घर्षण और सर्पी घर्षण के बारे में जाना। अब हम पुनः मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।